क्या चीज है डेवऑप्स, क्या काम करना होता है? बाकी किसी के पास कुछ नहीं बचा, वो सब डेवऑप्स वाला बंदा करता है। तो टेराफॉर्म का आपने यूज किया, आपने कोड लिखा अपना, ठीक है। उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन हो गया, आप जीसीपी पे करो, चाहे एडब्ल्यूएस पे करो, चाहे एज्योर पे करो। अदर सिस्टम से इंटीग्रेट करना पड़ता है। वो प्योर डेवलपमेंट में नहीं आता कि सपोर्ट में आता है, कि सपोर्ट डेवलपमेंट में आता है? इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, लाइक किस टाइप की लैंग्वेज, किस टाइप का कोड लिखा जाता है? दोपहर में हमारे डेवलपर ने उसको कमिट किया, 10 मिनट के अंदर वो हमारे पास लाइव दिखना चाहिए कि भाई जो उसने चेंजेस लाए वो सिस्टम में दिख रहे हैं। फिर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में आता होगे तो आपका जेनकिंस है, जेनकिंस के अलावा बिल्ड काइट है, उसके अलावा गिटहब सीआई भी आ गया है कि जो है ना रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी, आपको बस चीजें बदलनी पड़ेंगी। मतलब अगर आपको जीसीपी आता है तो कल को कोई कह देगा यार अब जीसीपी का स्कोप खत्म हो रहा है, अजोर पे काम करते हैं। आपने ऑलरेडी सारा सिस्टम क्रिएट किया है, आपने वो बनाया है, तो आपको पता है कि प्रोसेस फ्लो क्या है, टूल्स क्या है। डेवऑप्स यहाँ पे है, एंड देन उसके बाद अज्योर डेवऑप्स आता है, एंड उसके बाद उसकी पाइपलाइंस आती हैं अज्योर डेवऑप्स की। होता क्या है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अज्योर भी पूरा आना चाहिए, अज्योर डेवऑप्स तो आना ही चाहिए अलॉन्ग विद कि अज्योर भी आए और डेवऑप्स भी पूरा आए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें? 3 साल के बाद जब इंटरव्यू आप देते हो ना, तो आपसे सबसे बेसिक सवाल पूछते हैं डेवऑप्स में। उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ आता भी होगा। तो 10 ईयर बाद ऐसा क्या होने वाला है कि डिमांड रुक सकती है डेवऑप्स की? बेसिक लेवल पे आपको कोई ना कोई लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऑटोमेशन करते हो तो कई बार स्क्रिप्टिंग बहुत यूज होती है। आपने कैसे अप्लाई किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? मेरा तो मैंने 2 बार स्विच किया, दोनों बार मेरा नौकरी से ही हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो डेवऑप्स के ऊपर होने वाला है। डेवऑप्स इंजीनियर करते क्या है, फ्यूचर डिमांड क्या है डेवऑप्स की, मार्केट में वैकेंसीज कैसे निकलती हैं, अगर कोई फ्रेशर है तो डेवऑप्स में कैसे जा सकता है, अपनी प्रोफाइल कैसे चेंज कर सकता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 या 3 ईयर का, तो आप कंपनी चेंज कैसे करोगे, कहाँ पे जॉब सर्च करना होगा। हमने बहुत सारे इंसाइट्स के बारे में बात किया है सिर्फ से। तो चलो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, सिर्फ से बात करते हैं एंड उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, अभी वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड उनकी प्रोफाइल जो डेवऑप्स इंजीनियर की है वहाँ पे उन्हें क्या सीखने को मिल रहा है। हाय सिर्फ, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप? बढ़िया गौरव, हाय। मतलब इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ अभी हम आज डेवऑप्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे पूरा ही पॉडकास्ट होने वाला है, सारा डेवऑप्स के बारे में आपसे पूछेंगे, क्या फ्यूचर डिमांड है, क्या जॉब निकलती है, क्या कुछ होता है। बट उससे पहले आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो, वहाँ से स्टार्ट करो। तो ओवर टू यू, ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं। तो गौरव, बात कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट किया अपना आईटी कैरियर, वो किया इन्फोसिस से। तो ये बात है साल 2018 की, और जून 2018 में मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था, ठीक है। और वहाँ से आज 2024 में मैं आ चुका हूँ। बैकग्राउंड से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, और मेरी जो एजुकेशन है वो कानपुर के कॉलेज पीएसआईटी से हुई। तो उसके बाद वही कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कैंपस के बाद इन्फोसिस ज्वाइन की। इन्फोसिस में आपको पता ही है, जैसे 6 महीने मैसूर में ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं करीब 1.5-2 साल पुणे में रहा। पुणे में करीब मतलब मेरे इन्फोसिस में करीब 4 साल कंप्लीट करने के बाद मैंने इन्फोसिस को बाय बोला फिर उसके बाद मैंने 2021 में, नहीं 21 नहीं 22 में मैंने हरमन ज्वाइन करी। हरमन कनेक्टेड सर्विसेज, सैमसंग की जो सब्सिडरी है, वो मैंने ज्वाइन करी। वहाँ करीब मैं 1 साल था। उसके बाद मैंने अभी करंट जो मेरी कंपनी है वो परसिस्टेंट है, और मैं नोएडा लोकेशन जो है वहाँ पे बेस्ड है। ऑफिस मेरी अभी करंट कंपनी के काफ़ी जगह हैं, बट मैं नोएडा में ही काम कर रहा हूँ। तो यही मेरा बैकग्राउंड है, और फिलहाल मेरी जो टेक्नोलॉजीज है वो सारी मतलब कहीं ना कहीं डेवऑप्स के अराउंड ही घूमती हैं। आई एम नॉट अ हार्डकोर डेवलपर बट या आई नो हाउ टू डेवलप अ वेब एप्स, सो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है, बट सारा काम रहता डेवऑप्स के अराउंड ही है। ओके। जैसा आपने बताया था इन्फोसिस की जर्नी के बारे में, मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मतलब कि इन्फोसिस की जो जर्नी स्टार्ट होती है, जैसे आपने बताया कि मैसूर कैंपस से मतलब जर्नी स्टार्ट करते हैं हम, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। वो एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बताओ 2 या 3 मिनट में कि यार कैसा रहता है। हमारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग इन्फोसिस का वेट कर रहे हैं, उनका ऑफर लेटर जनरेट हो चुका है बट ऑन बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो उनके लिए क्या ड्रीम रहने वाला है अगर वो इन्फोसिस ज्वाइन करते हैं एंड उन्हें मौका मिलता है मैसूर जाने का, वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए?
हाँ, तो गौरव भाई मैं एक बात बताऊं आपको। जैसे होता है ना कि लड़कों ने मेहनत कर ली क्लास 12th में तो उनको आईआईटी मिल गया, ठीक है। बट जिन लड़कों को आईआईटी नहीं मिल पाता है और वो लाइफ स्टाइल और वो जीवन जीना है अगर, तो वो ना मैसूर जाए, ठीक है। और एक बार इन्फोसिस की भले ही 6 महीने की ट्रेनिंग लेके फिर आगे वो उनको जो करना है कर ले, बट वो 6 महीने वो जो है जा सकते हैं मैसूर। वहाँ की लाइफ जो एनवायरनमेंट ऐसा है ना कि देखिए, आपको पढ़ाई करने के लिए कोई पैसे दे रहा है, पहली बात तो ये। आपको सुबह 9 बजे या 10 बजे जाना है, शाम को 4-5 बजे वो आपका एजुकेटर आपको छोड़ देगा। उसके बाद पूरा कैंपस आपका है, ठीक है। उसमें इतने फूड कोर्ट्स हैं और उसके अलावा वहाँ पे शॉपिंग करनी है, आपको शॉपिंग करिए, बाहर जाना है बाहर जाइए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब आपके लिए हर चीज वहाँ पे बनाई गई है। वहाँ पे थिएटर्स भी बने हुए हैं, आप मूवी देख सकते हो फ्री में हर वीकेंड। आपको अगर स्विमिंग पूल जाना है तो आप स्विमिंग करिए, जिम जाना है जिम करिए, आपको जब वो स्पा लेना है स्पा लीजिए, स्टीम बाथ, जो भी आपको फैसिलिटीज यूज करनी सब करिए, आपका खुला है। तो सिस्टम बहुत अच्छा है वहां पर। और एक वो जो लाइफ, जैसे आईआईटी वाले कहते हैं ना कि उनका एक एटमॉस्फेयर, तो वो एक आप वहां जी सकते हो 6 महीने के लिए। ओके, तुम कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10 कि इन्फोसिस की लाइफ कितनी अच्छी है, मैसूर वाली और पुणे वाली? तो पुणे को कितना आउट ऑफ 10 करोगे एंड मैसूर को कितना करोगे? देखो, मैसूर का कैंपस भाई वो इनिशियल होता है, कुछ देखा नहीं जिंदगी में, कॉलेज से निकले वहां गए और प्रोफेशनल आप एंटर करते हो, तो ऑब्वियसली वो लाइफ ज्यादा अच्छी चैलेंजिंग सी भी लगती है। क्योंकि जैसे मैं खुद की बात बताऊं ना, तो सुबह जैसे 8 बजे अगर अपने उससे रूम से निकला मैं, रात में 11-12 बजे से पहले कभी लौटता ही नहीं था। अब आप सोचोगे 11-12 बजे तक ये पढ़ वो करता क्या था। बात वही है, वहां लाइफ ही इतनी ऐसी है कि वहां लोग मिल जाएंगे आपको, आप कहीं कैफेटेरिया में बैठ के कॉफी इंजॉय करोगे या कुछ भी करते रहोगे, बट आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और घूमने में भी मजा आएगा। ये नहीं होगा कि बस खत्म हुई क्लास अब रूम पे चलो, आप रूम पे तो सबसे लास्ट में जाओगे जब थक जाओगे। रही पुणे की बात, तो पुणे में तो भाई फिर आ जाता है 8 से 5 का काम। अब आपको काम काम की तरह है, आपको रिपोर्टिंग देनी है, उसके बाद आपका मैनेजर आपको बोल रहा है भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो फिर आप थोड़ा उस काम से भागते हो। तो इस तरह का ही सीन है। तो ऑब्वियसली मैसूर वाली लाइफ तो ज्यादा बेटर रहती है हमेशा, मतलब मेरे टाइम पे तो थी। आज की डेट में कोविड के बाद क्या सिनेरियो चेंज हुए हैं अपन कह नहीं सकते। आउट ऑफ 10 कितना दोगे मैसूर को और पुणे कैंपस को? मैसूर को तो मेरी जिंदगी के हिसाब से मैं अपने 10 करूंगा तो 10 ऑफ 10 दूंगा मैसूर को। पुणे को आप 8 ऑफ या 7 ऑफ 10 कह लो। मैं अब लोग रिलेट कर पा रहे हैं भाई साहब, बैंक मैसूर वाला कैंपस बहुत अच्छा होगा। है अच्छा है वो, मतलब पुणे का कैंपस भी अच्छा है, करीब 35,000 एम्प्लॉइज उसमें अप्रोक्स काम करते हैं आई थिंक। बट मैसूर वाली लाइफ अलग है। मतलब पुणे में आप क्या देखोगे ना, वहां लोग जो है सब सीनियर है, तो आपको लगेगा आप सबसे जूनियर हो, तो आप थोड़े हो सकता है डरे सहमे से भी रहो। बट मैसूर में कोई सीनियर नहीं कोई जूनियर नहीं, बस आपके एजुकेटर है जो आपके कॉलेज में टीचर्स थे, बाकी सब लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं। कुछ कपल्स भी हो सकते हैं। वो आपकी जिंदगी है ये। स्टिल कॉलेज में आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं। कॉलेज में आप देखोगे रिस्ट्रिक्शंस कि आप म्यूजिक नहीं बजा सकते कॉरिडोर में, है ना, स्पीकर यूज नहीं कर सकते, सिगरेट तो पी ही नहीं सकते। और वहां तो लाइक डिस्क्लेमर है भाई मत पियो। बट सब कुछ ये चीजें अलग पहले थी, अभी शायद बने हुए हैं, जोन बने हुए हैं, वो हर आईटी कंपनी में रहते हैं, उस तरह से जोन बने हुए हैं, आप जाइए स्मोकिंग जोन्स होते हैं। बट वही चीज है कि ना ही करें तो अच्छा है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। वो तो है ही है। डेवऑप्स क्या होता है, मतलब क्या चीज है डेवऑप्स, क्या काम करना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो बेसिकली डेवऑप्स का जैसे टर्म तो वही है कि वही डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस कम टुगेदर, ठीक है। बट बात वो नहीं, मतलब जो मैं समझता हूँ ना कि डेवऑप्स का मतलब, मेरी पर्सनल डेफिनेशन है कि ईटीसी जॉब है ये। कि भाई जो बाकी किसी के पास कुछ नहीं बचा वो सब डेवऑप्स वाला बंदा करता है, ठीक है। अब जैसे बट स्कोप इसका इतना बड़ा है कि इसकी डिमांड काफी है मार्केट में। स्कोप क्यों बड़ा है? क्योंकि देखो एक डेवऑप्स के बंदे को एक एटलीस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट की आनी चाहिए, तो उसे डेवलपमेंट तो आता ही है कहीं ना कहीं वहां पे, ठीक है। उसको नॉलेज है, वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी टूल्स यूज होते हैं वो उसको नॉलेज। पहले क्या होता था, दोनों टीमें अलग अलग है, डेवलपमेंट वाला अपना डेवलपमेंट कर रहा है, बस उसने कोड लिखा, उसको कोई मतलब नहीं। अब ऑपरेशंस वाला उसको डिप्लॉय करेगा, उसके बाद उसको चाहे क्लाउड पे डाले चाहे ऑन प्रेमाइज डाले, वो उसकी मर्जी। बट
रोल आउट करेगा एप्लीकेशन को। डेवऑप्स वाला बंदा डेवलप भी करा रहा है, साथ के साथ उसको रोल आउट भी करा रहा है और सारा सिस्टम सेट कर रहा है, तो काफी वाइड स्कोप हो जाता है उसका। ओके, एक्चुअल काम क्या करना होता है? मैं अगर बोलूँ डेवऑप्स तो दिमाग में क्या आएगा कि मुझे काम क्या करना होगा वहां पे? अच्छा, इसके ना 3-4 स्कोप हैं, एक स्कोप नहीं है कि डेवऑप्स आपने बोल दिया कि एक काम करना है। तो देखो मैं आपको बताऊं, डेवऑप्स के अंदर सबसे पहले जैसे एक काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग करने का भी काम आ सकता है। तो आपको जैसे टेराफॉर्म आना चाहिए, तो टेराफॉर्म का आपने यूज किया, आपने कोड लिखा अपना, ठीक है, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन हो गया। आप जीसीपी पे करो, चाहे AWS पे करो, चाहे एज्योर पे करो, ठीक है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का काम हो गया। ठीक है, दूसरा मेजर काम हो गया कि भाई जो डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं वो आपको रोल आउट करने हैं। ठीक है, अब डिप्लॉयमेंट्स रोल आउट करने के लिए आप दो ऑप्शन है, आइदर आप या तो मैनुअल काम करो, वैसे मैनुअल डेवऑप्स का काम नहीं है। डेवऑप्स का मतलब है कि जितना ऑटोमेशन आप कर सको, तो उसमें जैसे पाइपलाइंस बनती हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस। तो जैसे आजकल बहुत वाइडली यूज्ड वो टूल है जैसे जेनकिंस है, ठीक है, एक दो टूल और है, बिल्ड काइट भी एक टूल है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सर्वर्स हैं ये सारे। तो उसमें होता क्या है कि आप पाइपलाइन बनाओगे, डेवलपर ने अपना कोड लिखा, वो उस पाइपलाइन के थ्रू एग्जीक्यूट कोड बिल्ड होगा। अगर आपने टेस्टिंग उसमें इंटीग्रेट करी तो टेस्ट भी होगा। उसके अलावा जो भी आपने उसमें प्लगइन्स डाले हुए हैं, जो भी आपने स्टेप्स लगाए हैं, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, उसके बाद वो कोड जाके डिप्लॉय हो जाएगा आपके टारगेट सर्वर पर। तो ये पाइपलाइंस वगैरह बिल्ड करना भी डेवऑप्स का ही काम है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा काम एक ये है कि जब आप कोई चेंज सिस्टम में रेज कर रहे होते हो तो उसके रिगार्डिंग चेंज रिक्वेस्ट वगैरह और मतलब चेंज मैनेजमेंट करना हो या फिर आपको अप्रूवल्स वगैरह लेने हो, तो वो काम भी वो डेवऑप्स वाला ही बंदा कर लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 डिवीजन है। बाकी मेन कोडिंग से कोई मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट का कोड लिख रहा है, वो डेवलपर ही लिखते हैं। ओके, तो बाकी जो रोल है, जैसा आपने बताया था कि हमें पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ती है, अदर सिस्टम से इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो प्योर डेवलपमेंट में नहीं आता कि सपोर्ट में आता है, कि सपोर्ट डेवलपमेंट में आता है? वो डेवलपमेंट का सपोर्ट है एक तरह से, मतलब उसको आप सपोर्ट नहीं कहोगे भाई। एक बंदा डेवलप कर रहा है, उसके बाद वो डेवलप करके कोड का करेगा क्या, उसको आगे का कुछ नहीं पता, मान के चलो, या तो वो सीखे सब कुछ, तो उसको नहीं पता है कि भाई मैंने कोड डेवलप कर दिया, इसको वाइड स्केल पे या अप स्केल कैसे करना है, बहुत बड़ा यूजर बेस कैसे लाना है इसके लिए, मतलब कैसे ये काम करेगा, वो सारा काम फिर डेवऑप्स वाले बंदे करते हैं। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अभी मान के चलो उसमें 2 VMs पे चल रहा था, अब आगे चल के वो 10 VM पे चलना है, आपका ट्रैफिक ज्यादा हो गया मान के चलो, ठीक है, तो वो सब डेवऑप्स वाले बंदे ही करते हैं। इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? लाइक किस टाइप की लैंग्वेज, किस टाइप का कोड लिखा जाता है, और रिक्वायरमेंट किस टाइप की आती हैं? और जैसे जैसे UI कुछ होता है क्या इसमें? बैकएंड में क्या होता है, UI में क्या होता है? और डेवऑप्स क्या है? मतलब एक वेब डेवलपमेंट पेज है, यहाँ पे एक वेब पेज है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो डेवऑप्स जो है ना, एक ये कह लो ये कॉम्बिनेशन है मैन, ठीक है, इंसानों का, या कह लो इंजीनियर्स का, ठीक है, अलोंग विद टूल्स, जो भी टूल्स यूज होने हैं, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए जो आप ऑटोमेट करोगे चीजें, और उसके अलावा कुछ प्रोसेस हैं डेवऑप्स के। ठीक है, तो प्रोसेस एक लाइफ साइकिल होती है डेवऑप्स की पूरी, कि बिल्ड, देन टेस्ट, देन डिप्लॉय, देन मॉनिटर, ऐसे करके ना वो 8 करके उसके वो फेजेस होते हैं। ठीक है, 7-8 फेजेस हैं, और लास्ट में वही है कि उसका कंटिन्यूअस फीडबैक आना चाहिए आपकी पाइपलाइन से। मतलब डिप्लॉय करने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट यही है कि हमने अभी कोड लिखा सुबह, दोपहर में हमारे डेवलपर ने उसको कमिट किया, 10 मिनट के अंदर वो हमारे पास लाइव दिखना चाहिए कि भाई जो उसने चेंजेस लाए वो सिस्टम में दिख रहे हैं। चेंजेस दिखने के बाद हमें फीडबैक मिलेगा तुरंत कि भाई क्या फीडबैक आ रहा है, कैसे हम ये सही काम किया नहीं किया, हम क्या चेंजेस फिर से कर सकते हैं। तो जहां पहले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में कमिट्स होते थे डेवलपर्स के थ्रू, अब डेवलपर्स हर 10 मिनट में कमिट करके अपना चेंज देख सकता है। अच्छा हाँ, ये चेंज हो रहा है, ये फायदा है डेवऑप्स का। ठीक है, तो जो पेस है ना डेवलपमेंट का, वो बढ़ा दिया है डेवऑप्स ने। ठीक है, अब रही बात आप कौन से टूल्स यूज करोगे, है ना, इंजीनियर्स तो हो गए, डेवलप कर रहे हैं सब, अब टूल्स यूज करें, तो टूल से पहले मैंने प्रोसेस आपको बता ही दिया कैसे उसका फेजेस होते हैं। ठीक है, अब टूल्स की बात करें तो टूल सबसे पहले एक वाइडली वाला है जेनकिंस, जो यूज्ड होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सर्वर है। ठीक है, इस जेनकिंस में आप अपनी पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, बनाएंगे।
अब पाइपलाइन बनाने के लिए आप उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने गिट से, मान के चलो आपका, अगर आप गिटहब यूज कर रहे हो, ठीक है, तो गिट से आपने उसको कोड को पुल किया, ठीक है, उसको फिर बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद अगर आपने उसमें टेस्टिंग डाली है तो टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर अगर आप उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं वो आप किसी सर्वर पर डालोगे, चाहे JFrog यूज करो आर्टिफैक्ट्री के लिए, चाहे अपाचे का भी आता है एक आर्टिफैक्ट्री, या फिर आजकल जैसे क्लाउड के आर्टिफैक्ट्री खुद के आने लगे हैं, ठीक है, AWS की अपनी आर्टिफैक्ट्री है, एग्जैक्ट नेम मुझे उसका याद नहीं है, बट GCP की भी अपनी आर्टिफैक्ट्री है, तो आप किसी पर भी यूज करके आप वहां पे उसका आर्टिफैक्ट डालो, उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट होता है। अब टारगेट सर्वर आपका जो भी है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे आपका वो प्रोडक्शन का हो, उस पर जाके वो डिप्लॉय हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब इन सब में ना टूल्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। डेवऑप्स की बड़ी बात यह है कि इसमें जो टूल्स है ना वो बहुत ज्यादा है। आप सोर्स कोड के लिए गिटहब है, गिटलैब है, ठीक है, उसके अलावा फिर आजकल खुद के जैसे क्लाउड वर्जन आने लगे हैं, ठीक है, AWS, GCP, इन सब के, ठीक है। उसके अलावा फिर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में आधा हो गए तो आपका जेनकिंस है, जेनकिंस के अलावा बिल्डकाइट है, उसके अलावा गिटहब CI भी आ गया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए जेनकिंस के वो हैं रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा फिर आप बात करोगे कि टेस्टिंग के लिए, तो अब टेस्टिंग में भाई JMeter की टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग अगर आपको करनी है, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग करनी है, या फिर कोई कोड कवरेज देखना है ना, वो सब चीज़ें आप इंटीग्रेट कर दो। उसके जकोको एक जैसे सॉफ्टवेयर वो है, टूल है, ठीक है। उसके अलावा फिर आर्टिफैक्ट्री का मेरे बारे में मैंने आपको बताया, आर्टिफैक्ट्री के अलग अलग टूल्स हैं, ठीक है, JFrog एक वाइडली यूज्ड है। उसके अलावा फिर अब रही टारगेट सर्वर्स की बात। अब टारगेट सर्वर में आजकल बहुत वैरायटी हो गई है। पहले VMs क्या ऑन प्रेमाइस VMs होते थे, अब क्लाउड VMs आ गए हैं। तो आप चाहे VM पे रोल आउट करो अपना एप्लीकेशन, चाहे कुबरनेटिस पे रोल आउट करो अपना एप्लीकेशन, चाहे क्या कहते हैं क्लाउड के एप्लीकेशंस हैं आजकल जो आ गए हैं, जैसे क्लाउड रन है GCP का, या फिर अज्योर की भी कुछ सर्विसेज हैं, जैसे ऐप इंजन है GCP। एक्चुअली में मैं मोस्टली GCP पे काम कर रहा हूँ तो उसके बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ अभी, है ना। तो ऐसे ऐप इंजन वगैरह है GCP में, तो वहाँ पर डायरेक्ट आप अपना एप्लीकेशन चला सकते हो। अगर छोटा है, बड़ा है तो आप अपना कुबरनेटिस स्पिन ऑफ करो, क्लस्टर बनाओ और उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या है, टूल्स में से कुबरनेटिस है, डॉकर है, ठीक है, ये अलग टूल्स हैं। इसके अलावा अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए IAC टूल्स काफ़ी हैं मार्केट में, जैसे टेराफॉर्म है, एनसिबल है, पपेट है, ये सारे टूल्स भी हैं, ठीक है। वाइडली यूज टेराफॉर्म है, काफ़ी फ्रेंडली भी है क्योंकि उसकी लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी है टेराफॉर्म से। मैं और डे टू डे बेसिस पे टेराफॉर्म यूज़ करता हूँ प्रोविजनिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे तो टूल्स हैं, है ना, और सारी सॉफ्टवेयर जो भी आपको आने चाहिए डेवऑप्स में। तो वही बात है कि आपके पास नंबर ऑफ टूल्स इतने ज्यादा है ना कि आज की डेट में मान चलो इस टूल का काम खत्म हुआ तो आप तुरंत आपने नया टूल सीखा, रिप्लेसमेंट मिला, आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी, आपको बस चीजें बदलनी पड़ेंगी। मतलब अगर आपको GCP आता है तो कल को कोई कह देगा यार अब GCP का स्कोप खत्म हो रहा है, अज्योर पे काम करते हैं। आपने ऑलरेडी सारा सिस्टम क्रिएट किया है, आपने वो बनाया है, तो आपको पता है कि प्रोसेस फ्लो क्या है, टूल्स क्या है। तो इस तरह से जो है पूरा रहता है उसका। ओके, जैसा आपने बोला था अज्योर, तो मैंने नाम सुना अज्योर डेवऑप्स और डेवऑप्स, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखो डेवऑप्स तो एक ओवरऑल कीवर्ड है, ठीक है, हर चीज के डेवऑप्स अगर आपने बोल दिया उसके अंदर सब कुछ आ गया, जितना भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। अज्योर डेवऑप्स ना वो एक स्पेसिफिक सर्विस है अज्योर की, ठीक है, जिसके अंदर वो 5 उनको क्या कहते हैं, उनकी 5 या 6 एप्लीकेशंस कह लो, या 5 या 6 सर्विसेज हैं जो उसके अंडर में आती हैं, है ना। तो जैसे कि अज्योर पाइपलाइंस है एक उसमें सर्विस, एक अज्योर की उसमें आई थिंक टेस्टिंग से रिलेटेड सर्विस भी है, ठीक है, टेस्ट प्लान्स कहते हैं आई थिंक वो लोग उसको, ठीक है। ऐसे ही अज्योर की गिटहब की सर्विस है अज्योर सोर्स कोड के लिए, ठीक है। और उसके अलावा एक आर्टिफैक्ट्री भी है अज्योर की, ठीक है। तो ऐसे करके वो 5 या 6 हैं, वो अंडर वन स्कीम वो कहते हैं। अगर आप अज्योर डेवऑप्स आता है तो ये 5-6 आपको आनी चाहिए, जिससे आप पूरी पाइपलाइन वगैरह अपनी क्रिएट कर पाओ और अपना डिप्लॉय कर पाओ। ओके, तो मतलब मैं कह सकता हूँ डेवऑप्स यहाँ पे है, एंड देन उसके बाद अज्योर डेवऑप्स आता है, एंड उसके बाद उसकी पाइपलाइंस आती हैं अज्योर डेवऑप्स की।
राइट? हाँ अच्छा, हाँ ये तो है ही। एक चीज और भी है, जैसे आज कंफ्यूजन बहुत है लोगों को। देखो अज्योर डेवऑप्स मैंने बताया एक सर्विस खुद की अज्योर की है, मतलब एक सब सेगमेंट है डेवऑप्स, मतलब उसके अंदर अज्योर तो पूरा क्लाउड हो गया, ठीक है, उसके अंदर सब सेगमेंट वो एक देते हैं अज्योर डेवऑप्स। अब उसके अंदर वो 5-6 सर्विसेज आपको आनी चाहिए, मतलब जो ऑफरिंग्स देते हैं। बट जब आप रिक्रूटमेंट के फेज में आओगे ना, तो वहां पे अज्योर डेवऑप्स अगर लिखा होगा ना, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको अज्योर डेवऑप्स आना चाहिए। उसका मतलब जो मैंने फील किया, जो मैंने समझा, वो ये है कि आपको अज्योर आना चाहिए अलोंग विद डेवऑप्स। मतलब डेवऑप्स तो पूरा अलग हो गया, मतलब वो अज्योर क्लाउड मांग रहे हैं वहां पे आपसे, अज्योर डेवऑप्स अकेले नहीं मांग रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू बैठोगे ना, आपको अज्योर डेवऑप्स आता है तो क्या होगा, 5-6 सर्विसेज के बारे में पूछेगा, उसके बाद अब क्या पूछा जाए, तो वहां पे बात रुक जाएगी। तो होता क्या है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अज्योर भी पूरा आना चाहिए, अज्योर डेवऑप्स तो आना ही चाहिए अलोंग विद कि अज्योर भी आए और डेवऑप्स भी पूरा आए। तो ये जो है कॉन्सेप्ट। अब जैसे आपसे रिक्वायरमेंट मांगी जीसीपी डेवऑप्स, अब जीसीपी में कोई डेवऑप्स सर्विस करके ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जीसीपी पूरा आना, मतलब आना चाहिए आपको समझ में, भले ही 4 सर्विस आए, फिर डेवऑप्स आना चाहिए, मतलब क्लाउड प्लस डेवऑप्स ये। अच्छा, तो डेवऑप्स अलग क्लाउड है, अज्योर अलग क्लाउड है, क्या है? नहीं, डेवऑप्स और डेवऑप्स तो एक की वर्ड हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस करके वो उसको मिला के डेवऑप्स बन गया, ठीक है। क्लाउड अलग है अपने, जैसे सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड वाला क्लाउड जैसे आपको पता है कि AWS है, ठीक है। अप्रोक्स मतलब कोई रिसेंट डेटा देखा था, करीब 30-35% के आसपास उसका मार्केट कैप्चर है उसको, ठीक है। उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे अज्योर आता है, ठीक है, वही अराउंड विद 20-25% के बीच में कुछ उनका है। ऐसे ही फिर जीसीपी आता है 10 से 15% के बीच में कुछ उनका है, ठीक है। तो अब ये तो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये अपनी ऑफरिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। अब इनका भी इस्तेमाल करके और डेवलपर अपना डेवलपमेंट जो कर ही रहा है, ठीक है, वो सारा मिला जुला के सब वो एक डेवऑप्स वाले बंदे को आना चाहिए, सीधी बात ये है। तो मैं एक कंक्लूजन पे निकल सकता हूँ कि डेवऑप्स कुछ नहीं है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, एक चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना। एक कंपनी, जैसे मैंने बोला कि मुझे ना एक काम है, डिप्लॉयमेंट का काम है, तो मैं डेवऑप्स की हेल्प लूँगा। डेवऑप्स एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक मुझे पहुँचाने का काम करेगा, मतलब स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुँचाने का जो काम करेगा वो डेवऑप्स करेगा। डेवऑप्स में बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाने के लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और मोस्टली ऑटोमेशन करना है, आप इसमें एक वर्ड जोड़ सकते हो कि मैक्सिमम ऑटोमेशन। ओके ओके। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें? कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है किसी भी फील्ड में, तो फ्रेशर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, उनके लिए चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं क्योंकि उनके पास पहले प्रायर एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स के पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। हर कंपनी फ्रेशर्स को लेना नहीं चाहती। बहुत सारी सर्विस कंपनी जो फ्रेशर्स को लेना चाहती हैं, बट वो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पे नहीं जाएंगे, वो एक मिक्स प्रोफाइल पे जाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता वो किस प्रोफाइल के लिए बंदे को हायर कर रहे हैं। उन्हें ट्रेन किया जाएगा एंड देन उसके बाद उनको टेक्नोलॉजी में असाइन किया जाएगा, किस टेक में उन्हें जाना है। बट अगर किसी का पहले से ही माइंड सेट बन चुका कि मेरे को डेवऑप्स में जाना है, इसी में फ्यूचर बनना है, फ्रेशर कैसे स्टार्ट करे? तो गौरव भाई, इसका ना स्टार्टिंग कुछ इस तरह से है। अब मानिए कि डेवऑप्स में ना एक तो 3 साल से नीचे वाले बंदे को वो एक तरह से फ्रेशर ही है उनके लिए, मान के चलो, क्योंकि मैंने बताया ना इसका स्कोप इतना ज्यादा है, टूल्स इतने ज्यादा है। अब कोई नया बंदा एकदम कॉलेज से निकला हुआ है, उसको सारे टूल्स ये सब आना, पूरा सिस्टम समझना नॉट इजी। जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपसे सच बता रहा हूँ, 3 साल के बाद जब इंटरव्यू आप देते हो ना, तो आपसे सबसे बेसिक सवाल पूछते हैं डेवऑप्स में। उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ आता भी होगा, क्योंकि उनको पता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए इतना सब करना इज नॉट ईजी, ठीक है। वो आपसे ये पूछेंगे गिट के कमिट्स के बारे में, पता चला कि गिट का कमिट रिवर्ट कैसे करें, है ना, या आपसे पूछेंगे गिट का मर्ज कैसे कराएं, ठीक है। अब वो तो 6 महीने वाला बंदा भी सीख जाता है जब एक बार कोडिंग करना चालू करता है वो, ठीक है। वो चीज 3 साल पे पूछेंगे आपसे। बट अगर आपको स्टार्ट करना है ना कि भाई मुझे सीखना ही, भाई तो आप एक साथ तो पूरा काम आपको मिलेगा नहीं। कोई भी आपको प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोविजनिंग ये ऐसे इतनी इजीली दे दे, ऐसे नॉट इजी। तो बट सीखना आपको है, अगर आपको आएगा तो आगे चले काम भी आएगा आपके, है ना। तो आप स्टार्ट कहाँ से करें ना, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि इतने टूल्स होने के बाद सारे रिसोर्सेज स्कैटर्ड हैं। अब आप पहले लिस्ट बनाओगे कि मेरे को कौन कौन से टूल सीखने, ये सब सीखने हैं, तो इसका ना एक
सबसे शॉर्टकट तरीका देता हूँ, मतलब जो मैंने देखा है। आप जैसे सिंपली लर्न है या फिर दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, एजुकेशन जो भी हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, अपना क्यूरिकुलम देते हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर बनने का क्यूरिकुलम या ये है, और उसका ना ब्रोशर डाउनलोड करने का एक सिस्टम ये है कि अपना ईमेल आईडी वो दो, ब्रोशर डाउनलोड करो, उसमें सारा सिस्टमेटिक वे है कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद पैसा ना देना आपकी मर्जी है, पैसा देके उनसे पढ़ना है तो ठीक। आपको एक रिसोर्स का लाइनअप मिल गया कि कैसे रिसोर्स पकड़ने हैं, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, और आप उसमें निकल पड़िए। आप चाहे आप यूट्यूब यूज करिए, चाहे आप यूडेमी यूज करिए, चाहे फिर आप कोई भी अपना इंटरनल किसी कंपनी का सिस्टम यूज करिए, वो आपकी मर्जी है। तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी फिर वही बात है, अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो बहुत लोग आजकल दे रहे हैं, 15,000 से लेके 2.5-3 लाख रुपए तक के डेवऑप्स के कोर्स अवेलेबल हैं, कुछ भी ले लो, वरना 400 रुपए में यूडेमी पे भी अवेलेबल है। ओके नहीं, आपने एक बात बहुत सही कही। लाइक मुझे लगता है ना, सी ये पॉडकास्ट से या फिर किसी से कन्वर्सेशन से ये चीज़ें निकल के आती हैं कि जरूरी थोड़ा ना यार, देखो सी होता क्या है ना, हर किसी के माइंड में रहता है कि यार हमें पता नहीं है, चीज़ें एकदम से इधर उधर फैली हुई हैं। अब मुझे डेवऑप्स में जाना, मुझे पता कैसे चलेगा क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, तैयारी क्या, किस चीज़ों की तैयारी नहीं करनी चाहिए, राइट। जैसे आपने बताया कि तुम कोई कोर्स लेने जा रहे हो, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लो, वो सारी चीज़ें लिख के देते हैं कि हम तुम्हें क्या पढ़ाने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ यहाँ पे इस महीने ये चीज़ें कवर कराएंगे, इस महीने में ये टूल कराएंगे। सी यही चीज़ होती है कि स्मार्ट वर्क की, ये स्मार्ट वर्क है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोर्सेज परचेज नहीं करने, तुम्हें वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके उनके प्लेटफॉर्म पे चेक करना है कि भाई डेवऑप्स में जाना है तो ये कोर्सेज होने वाला है, ये चीज़ें कराने वाले हैं। उससे ज़्यादा तो कुछ वो कराएंगे नहीं, कोई हिडन चीज़ तो होने वाली नहीं है। सारा डाउनलोड करो, स्टार्ट कर दो अपने आप से। आप यूडेमी के कोर्सेज ले लो। अगर आपको पैसा बचाना है, आपको अगर आपके पास पैसा पहले से एक्स्ट्रा है, आपको लगता है कि भाई ठीक है मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, मुझे कोर्स करने हैं, तो आप वैसे कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई बेस्ट चीज़ है, आप वहाँ से कोर्स डाउनलोड करो, खुद से स्टार्ट कर दो। यूडेमी के कुछ कोर्सेज ले लो जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं। जैसा आपने बताया था शिव भाई कि 400 या 500 रुपये में मिल जाते हैं, तो बहुत ठीक है, आराम से मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने सही चीज़ बोली। यार शिव भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, फ्यूचर क्या होने वाला है? मैं बोलूँ 10 ईयर बाद, तो डेवऑप्स का फ्यूचर क्या होने वाला है? डिमांड क्या होने वाली है? अगर डिमांड रुकेगी तो क्यों रुकेगी डिमांड? क्योंकि अभी डिमांड चल रही है, तो 10 ईयर बाद ऐसा क्या होने वाला है कि डिमांड रुक सकती है डेवऑप्स की? गौरव भाई, मैं बताऊं, मैंने डेवऑप्स जो फील्ड में मैं हूँ, जो मैंने चूज किया, वो कारण ही यही था कि मुझे दिख रहा है कि इसकी डिमांड नहीं रुकेगी। ठीक है, इसकी डिमांड चेंज हो सकती है। आज जैसे मैं आपको बताऊं, शुरू के मैंने 2-3 साल काम किया जेनकिंस पे, आज मैं बिल्ड गाइड पे काम कर रहा हूं, तो डिमांड चेंज होगी, काम वही है। जैसे कहते हो ना, आप लैंग्वेज आप चेंज कर लो। अगर आप एक डेवलपर हो, आपको लॉजिक लगाना आता है, तो आज आप चाहे जावा पे काम करो, कल आप पाइथन पे भी कर सकते हो, बट आपको बस महीने भर का वो सिंटैक्स सीखना है। तो सेम डेवऑप्स की, भाई कोड बनेगा, कोड डिप्लॉय होगा, कोड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग होगी, ऑटोमेशन आप करोगे, है ना। टेराफॉर्म का यूज करके ही आप, जैसे कोई ना कोई आपको प्रोविजनिंग करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पहले क्या होता था, मैनुअली आप कंसोल पे जाते थे, फिर एक एक वीएम आप सिलेक्ट करोगे, उसकी डिटेल्स भरोगे, फिर उसको कॉन्फ़िगर करोगे, स्पिन आउट करोगे, फिर अगर आपको उसकी कॉपी बनानी है तो आप उसकी इमेज बना के उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, है ना, स्केल अप करने के लिए। बट इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए टेराफॉर्म आ गया। टेराफॉर्म ने क्या किया, बोले आपने कोड लिख रखा है, उसकी स्टेट फाइल में करंट स्टेट पहले से सेव है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपने जो मॉडिफिकेशन किए हैं वो उससे मैच कराएगा, बोले ये और मुझे बनाने हैं, तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट ऑलरेडी रहेगा, उसमें जो एडिशन आपने किए हैं वो ऐड हो जाएंगे, अगर डिलीशन किए तो कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो 10 साल बाद कहो, 5 साल बाद कहो, चाहे 15 साल बाद कहो, क्लाउड, और हाँ डेवऑप्स का मैंने बताया ना, क्लाउड भी एक पार्ट है इसका। तो ऑब्वियसली बात है, क्लाउड आप खुद ही देख रहे हो, क्लाउड अपकमिंग ही है और बढ़ता ही जा रहा है, आने वाले समय में कम नहीं होगा क्लाउड। तो जब क्लाउड पे आप काम कर रहे हो, टेराफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, बिल्ड सर्वर्स पे काम कर रहे हो, CI/CD जितने भी हैं, तो फिर इसकी डिमांड मेरे हिसाब से तो नहीं रुकेगी, ना कम होगी, बढ़ती ही जाएगी उल्टा। बट एक हाँ, बेसिक लेवल पे आपको कोई ना कोई लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऑटोमेशन करते हो तो कई बार स्क्रिप्टिंग बहुत यूज होती है। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग चाहे आप पाइथन की करें, जैसे मेरा जो है वो पाइथन की है स्क्रिप्टिंग का, ठीक है, आती मुझे शेल स्क्रिप्ट भी है और
यूनिक्स स्क्रिप्टिंग भी है, बट मैं उतना काम नहीं करता उस पर। ऐसे मोस्टली मैंने अभी अभी जो रिसेंट में काम किया वो पाइथन स्क्रिप्ट पर काम किया, तो मुझे उस लैंग्वेज की कहीं ना कहीं हल्की सी पकड़ है कि कल को मुझे लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कोड में करना है तो मैं कर सकूं। तो जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कोई आप माइग्रेशन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, जो ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएटेड है, आप उसके माइग्रेशन में काम कर रहे हो, तो क्या होगा कि भाई पहले वो MS SQL पे था, कोड मान के चलो लिखा पाइथन में है, बट कनेक्टिविटी उसकी डेटाबेस से जो है वो MS SQL से है। अब आपको कल को चेंज करना है कि पोस्टग्रेस में लेके जाना है, उसकी कनेक्टिविटी को चेंज करना है, तो डेवऑप्स वाला बंदा क्या करेगा ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेगा पोस्टग्रेस से रिलेटेड, भाई पोस्टग्रेस DB बनाएगा, ठीक है, उसका स्कीमा बनाएगा, वो सारे काम करेगा, ठीक है। उसके बाद होने के लिए तो भाई आप एक डेटाबेस वाला बंदा लाओ वो सारा काम करे, बट आजकल वही बात है ना, कंपनीज जो आजकल चाह रही है ना, वो उनका ये है कि भाई एक बंदा जितने ज्यादा काम कर सके, ठीक है। ऑलरेडी आप इतने टूल्स के साथ खेल रहे हो, अब अगर एक नया टूल आ भी गया, आपका मैनेजर ले भी आया, तो आप कहोगे ठीक है भाई एक हफ्ते की बात है, ला देखते हैं इसको भी, ठीक है। मैंने खुद किया है, जो चीजें मुझे नहीं आती थी मैनेजर बोला इसको देख लो, क्योंकि डेवऑप्स वाले बंदे से ना फिर मैनेजर्स पूछना भी बंद कर देते, कर पाओगे, उसे पता है कर लेगा जब ये सब कुछ ही कर रहा है तो ये भी कर ही लेगा। बोलो इसको, बोले यार ये रिक्वायरमेंट है शिव, इसको देख लो क्या कर सकते हो, करना पड़ता है, ये जब पैसे मिलते हैं अच्छे तो करना भी पड़ेगा, वो चीज डेफिनेटली करना पड़ेगा। अच्छा, आपने बोला तो लैंग्वेज का, तो यहाँ पे मोस्टली कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? और अगर हम बात करें तो प्योर डेवलपमेंट में कोई जाता है, डेवऑप्स डेवलपमेंट में कोई जाता है, तो मतलब पाइथन, सेल स्क्रिप्टिंग, या फिर इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इसमें? लैंग्वेज एज सच लैंग्वेज नहीं, टूल्स का ही काम है सच बताऊं तो, ठीक है। अब होने के लिए YAML एक फॉर्मेट, ऐसे एक YAML होता है ना जिसमें आप लिखते हो, तो पाइपलाइंस लिखने का फॉर्मेट है YAML में, ठीक है। उसके अलावा आप ग्रूवी स्क्रिप्ट या फिर यूज होती है जब पाइपलाइंस जेनकिंस की लिखते हो आप, तो ग्रूवी स्क्रिप्ट का भी काफी यूज होता है, बट स्क्रिप्टिंग वाली पाइपलाइंस लिखना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है। तो आप पहले बेसिक पाइपलाइन से आप UI के थ्रू ही क्रिएट करना सीखो। जैसे जब आपको स्टार्ट करना है ना सीखना, तो पहले आप सारा फ्लो समझो UI से। गिटहब पे आपका कोड डला है, आपने एक पाइपलाइन UI पे बना लिया, उसके बाद फिर आपने आर्टिफैक्टरी पे डाल दिया उसको, उसके बाद उसने आपको डिप्लॉय कर दिया आपका। पहले UI से जब आप सीख जाओगे ना, उसके बाद फिर आता है इसका ऑटोमेशन, कि ये तो आप भाई बार बार एक एक करके नहीं बना सकते, तो फिर आती है ऑटोमेशन की बात। तो अब ऑटोमेशन की बात आई तो क्या होगा, जेनकिंस फाइल एक होती है, ठीक है, वो आप अपने सोर्स कोड में डाल देते हो गिटहब पे, उसके अंदर सारा स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सारे स्टेप्स हैं कि पाइपलाइन पहले क्रिएट बनेगी ऑटोमेटिकली, उसके बाद उसमें पहले कोड पुल होगा, फिर बिल्ड होगा, टेस्ट होगा, पुश होगा, डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो वो चीज है। उसके अलावा लैंग्वेज की बात करो, मैंने मोस्टली जैसे मैं काम कर रहा हूं तो पाइथन के कोड्स काफी यूज हो जाते हैं, ठीक है। जावा काफी यूज होती है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी टेराफॉर्म का तो मैंने आपको बताया, टेराफॉर्म अपना अलग ही उसका सिंटेक्स रहता है, ठीक है। और .tf फाइल्स होती हैं मोस्टली टेराफॉर्म की, जो आप अपने कोड में इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी एज सच कोई स्पेसिफिक ऐसी लैंग्वेज नहीं है, मोस्टली YAML फॉर्मेट्स में सारे होते हैं। जैसे अब कुबरनेटिस की मैनिफेस्ट फाइल्स लिखी हुई हैं, मैनिफेस्ट इज लाइक कुबरनेटिस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है पॉड का या इनका, तो वो एक सब YAML के फॉर्मेट में है, ठीक है। और वो उसको लैंग्वेज ऐसी नहीं है। तो अगर आपको, और YAML समझना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, आप 2 फाइलें पकड़ोगे आपको सिंपली समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब आपने इन्फोसिस से दूसरी कंपनी में चेंज किया था, दूसरी कंपनी से जब आपने तीसरी कंपनी में चेंज किया था, डिफिकल्टीज लेवल क्या होता है? डर कितना रहता है दिमाग में कि कितना डर है यार कि यार मैं पहली कंपनी चेंज कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि दूसरी कंपनी ऑफर लेटर रिलीज ही ना करे और मैंने यहाँ पे कंपनी नोटिस पीरियड दे दिया, मतलब नोटिस दे दिया और नोटिस पीरियड में मैं चल रहा हूँ, तो कितनी डिफिकल्टीज रहती हैं तुम्हारे लिए? वो टाइम कैसा रहता है? हाँ गौरव भाई, देखो डर तो हर इंसान को लगता ही है, ठीक है ना। तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो देखो आपको नहीं पता कि इंटरव्यूअर सवाल, अच्छा डेवऑप्स के साथ मैंने बताया ना कि इतने वाइड वो है, मैं पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस है, आपसे बोलेंगे सर डेवऑप्स का इंटरव्यू आ जाइए, और इंटरव्यू बैठने के बाद हो सकता है आपसे सिर्फ स्क्रिप्टिंग पे बात हो कि हमें तो स्क्रिप्ट लिखने वाला बंदा चाहिए था बस, समझ रहे हो। तो वो चीज है। अब आपकी स्क्रिप्टिंग भाई आपकी उस लेवल की नहीं है जो रिक्वायरमेंट उनको है, ठीक है। तो वो वहां रिजेक्शंस होंगे, तो रिजेक्शंस काफी मेरे भी हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन नहीं हुए, बट हर इंटरव्यू से आप सीखते जाते हो, कोई ना कोई पॉइंट पकड़ते हो, ये मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर आप आगे बढ़ जाते हो उससे, ठीक है। अब रही बात
पहला इंटरव्यू और भाई नोटिस पीरियड में मैं हूँ, कंपनी ने उस वाली कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या करूँगा। तो एक बैकअप प्लान जैसे मैंने पर्सनल लेवल पे रखा था फर्स्ट टाइम जब स्विच किया 3.9 ईयर्स बाद। मैंने क्या किया ना, जैसे मेरे पास 4-5 कंपनीज के ऑफर लेटर थे, ठीक है। मैंने क्या किया कि जो जिसने मुझे सबसे पहले लेटर दिया था ना, ठीक है, तो मेरे को उससे पर्सनल वो था कि यार इसने मुझे सबसे पहले बंदे ने रिकॉग्नाइज किया, इसने मेरे वैल्यू समझी, तो मैं इसको लास्ट मोमेंट में मना नहीं करूंगा। तो उस बंदे को मैंने 1 महीने पहले मना कर दिया जब मेरे पास दूसरे 2-3 लेटर आ गए, भाई मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, जिससे एटलीस्ट भाई उनका भी हार्म ना हो। ये एक पर्सनल लेवल पे मेरा गुडविल जेस्चर कह लो आप, ठीक है। उसके बाद जो मुझे कंपनी ज्वाइन करनी थी, मैंने ना उसको ऐसे शेड्यूल किया कि उसकी ज्वाइनिंग डेट मेरी बीच में पड़ी, मेरे पास उसके बाद भी 2 ऑफर लेटर्स रहे 1-2 दिन बाद तक वैलिड, ठीक है, वो लेटर्स मैंने रखे। इन केस अगर मेरी जैसे ज्वाइनिंग नहीं होती है, कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर सकूं। तो मैंने इस तरह से बैकअप जो है प्लान बना के रखा। अब मुझे लगता है ना कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने पहली कंपनी में अप्लाई किया एंड वही कंपनी का आपने ड्रीम बना ले कि यही कंपनी मुझे ज्वाइन करनी है, तो कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे कंपनी की भी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं। जिस प्रोफाइल के लिए वो हायर कर रहे हैं, उन्हें कोई दूसरा बंदा मिल गया, तो फिर वो आपसे मना कर सकते हैं। कोई भी रीज़न मिल सकता है, कंपनी कोई भी रीज़न आपको बोल सकती है कि एक ये रीज़न है, अब हम वो पोजीशन भर गई है या फिर अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, हमारी डिमांड ख़त्म हो गई है। तो ऐसा होता है, तो मैं भी जब बोलता हूँ कि यार नहीं, कम से कम 2 ऑफ़र लेटर, 2 या 3 ऑफ़र लेटर रखो और उनकी डेट थोड़ा-सा रखो। जैसा आपने बताया कि मैंने आज का रखा है, फिर 2 दिन का बाद, फिर 2-3 दिन के बाद मैंने ये रखा। ट्राई करो पहला ऑफ़र, पहली जो डेट का ऑफ़र लेटर है वहाँ पे तुम जॉइन कर लो। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो 2 कंपनी बात की रखो। उससे ये होता है, नो डाउट ये चीज़ें गलत लगती हैं, क्योंकि यार अगर बाई चांस दोनों कंपनियों की भी रिक्वायरमेंट रही तो एंड मोमेंट में तुम मना कर रहे हो। बट द रीज़न इज़, तुम्हें भी अपनी जॉब के लिए देखना ना यार, वो लोग हायर कर लेंगे, तब तुम्हें अगर जॉब नहीं मिलेगी ना तो फिर बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी। हर कोई अपने बारे में सोचता है, चाहे एचआर हो चाहे आप हो, और मुझे लगता है अगर हम सोच रहे हैं अपने बारे में वो सही है, क्योंकि अगर नई जॉब मिली तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट वैसे भी इस समय तो बहुत डाउन ही है। बिल्कुल, मतलब वो जो आप बात बोल रहे हो ना कि देखो एट द एंड आपको अपना घर चलाना है, ठीक है, आपकी सैलरी नहीं आएगी ना तो सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट फर्क आपको पड़ेगा। और होता यही है, हायर करने के टाइम पे तो सब कहते हैं कि हाँ सब सही है और आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। फायर करने के टाइम पे बस ये कहते हैं कंपनी की हालत ठीक नहीं है, कंपनी में प्रोजेक्ट्स नहीं है, वी कांट हायर यू, या ये पोजीशन होल्ड पर चली गई है, हम नहीं कर सकते, और वो बस एक कॉल करके आपको मना कर देगा और आई एम सॉरी बोल देगा। उसके अलावा फिर कोई वो नहीं होगा। मतलब या तो वो आपको सैलरी दे कि भाई आप सस्टेन करो और 10 दिन, तो समझ में आता है कि आप भी बहुत एथिकल काम करो, बट बात वही है कि जब वो एथिकल नहीं रहते हैं कई बार, ठीक है, तो आप इतना मत सोचो, ठीक है। कंपनी बहुत बड़ी है आपके मुकाबले, उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं हायर करने के लिए, कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो वो चीज है, इफेक्ट आपको पड़ेगा, एक एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करेगा उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करेक्ट। अच्छा, डेवऑप्स की अगर मैं बोलता हूँ कोई किसी को अप्लाई करना है, रिसोर्सेज क्या है, मतलब लिंक्डइन के थ्रू, naukri.com के थ्रू, कहाँ पे ज़्यादा जल्दी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है? आपने कैसे अप्लाई किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? मेरा तो मैंने 2 बार स्विच किया, दोनों बार मेरा नौकरी से ही हुआ। लिंक्डइन का तो मैंने आज तक प्रीमियम भी नहीं लिया, ठीक है। 2 लिंक्डइन का अच्छा रिसोर्स है, मेरे जानने वाले लोगों ने शायद उनको ऑफर्स मतलब कंपनी से कॉल्स आए हैं, बट वहां पे मैंने देखा है, एक तो लिंक्डइन पे जैसे ही कोई जॉब पोस्ट आता है 10,000 लोग अप्लाई कर देते हैं फट से, समझ रहे हो। तो उसके बाद 10,000 में आपकी प्रोफाइल ही दिखना बड़ा पता नहीं कैसे वो फिर आपको कॉल करेगा, रिक्रूटर नहीं करेगा। बट नौकरी वगैरह में क्या है ना, नौकरी में आपकी प्रोफाइल डली है, वहां एचआर रिक्रूटर बैठ के देख रहा है, जब उसको समझ में आई है वो प्रोफाइल तब उसने आपको कॉल किया है, तो स्टिल आप कहीं ना कहीं रेस में आगे हो, तो कॉल्स आना जरूरी है। मैंने नौकरी का ही ज्यादा देखा है, ठीक है। और प्रीमियम भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल अपनी प्रोफाइल रोज अपडेट करो, रेज्यूमे लेटेस्ट रखो, ठीक है। कीवर्ड्स हमेशा देख लो, कौन से कीवर्ड्स वाइडली यूज्ड है पूरे इंडस्ट्री में, वो जरूर डालो अपनी प्रोफाइल में, ऑटोमेटिकली आपको आने लगेगा। सर्टिफिकेशन कर सकते हो, करके रख लो 1-2 बेसिक, अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा कोई उसका भी नहीं है, मतलब इनिशियल लेवल पे, क्योंकि बात वही है कि 3 साल वाले बंदे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक होता है ना जैसे लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल चेक करते हो कि इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग निकली है, तो डायरेक्ट उस कंपनी में अप्लाई कर देना चाहिए या फिर रेफरल ले लो, कोई आपका कलीग उस कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ से रेफरल लो एंड देन उस कंपनी में अप्लाई करो। तो
जो आपकी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस होते हैं आपके रिज्यूमे के, वो थोड़े ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ, ये मतलब बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। अगर आपके कोई नोन में या कोई एक्विटेंस में निकल रहा है, जो आपको दिख रहा है कि ये बंदा इस कंपनी में काम करता है, आप कोशिश करो कि आप रेफरल के थ्रू जाओ। तो रेफरल में फायदा ये होता है कि भाई जिसको आपने बोला है ना, उसके पास ट्रैक भी होता है। भाई वो पोर्टल पे जाके अप्लाई करेगा तो उसको पता है कि किस स्टेज पे है। तो हो सकता है वो हायरिंग मैनेजर से पूछ भी सके भाई ये आगे बढ़ना है कि कैंसिल होना है, तो वो भी एक ट्रैक हो सकता है इजीली। तो रेफरल के थ्रू जाना ऑब्वियसली बात है, अच्छा है। और कई बार क्या होता है ना, रेफरल आप पर्सनल लेवल पे भी हो जाते हैं कि आपने बोला भाई ये बंदा है, अब उसके नोन में वो एचआर है हायरिंग वाला, तो उसने बोला ठीक है पहले इसका इंटरव्यू करा लेते हैं, अगर सही होगा तो ले लेंगे। ये चीज है, जॉब लगवाने की गारंटी नहीं है इंटरव्यू हो सकता है। ये 3 प्रोफाइल है, एक डेवऑप्स की है और एक सेल्सफोर्स डेवलपर की प्रोफाइल है और एक एडब्ल्यूएस की है। आप फ्यूचर का सोच के क्या सजेस्ट करोगे, किस प्रोफाइल में जाना चाहिए आप, अगर कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा है एज ए एक्सपीरियंस और एज ए फ्रेशर? अच्छा, तो सेल्स फोर्स के बारे में तो गौरव भाई मुझसे अच्छा तो आप बताओगे ठीक है। तो हाँ, तो मैं तो उसका नहीं बता सकता क्या है, बट AWS और DevOps का मैं बता सकता हूँ। तो AWS का देखिए है कि क्लाउड, मोस्टली क्लाउड का काम है सारा, ठीक है। क्लाउड इज लाइक सब कुछ आपका AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोविजन होना है, ठीक है। बट अगर आप DevOps सीख लेते हो तो आपको AWS भी आता है, ठीक है, फिर DevOps भी आता है, तो वो एक वाइड हो जाएगा। कल को अगर DevOps का सारा टूल खत्म भी हो गया, AWS तो रहेगा, आपको वो भी आता है। बट आप सिर्फ AWS में और DevOps की चीजें नहीं आती हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि AWS तो एक प्लेटफॉर्म है, आप यूटिलाइज कर रहे हो, बट उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करने के लिए आप टेराफॉर्म ही यूज करोगे ना, मान के चलो। करने को आप उनका पर्टिकुलर IAC यूज कर सकते हो लैंग्वेज, बट टेराफॉर्म क्या है, वाइडली हर जगह यूज होता है, तो वो चीज है। तो DevOps मेरे हिसाब से मैं नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखूंगा, अलॉन्ग विद कि आपको फिर AWS भी आना चाहिए, ठीक है। फिर जितने भी आपके, हाँ, सेल्स फोर्स के बारे में आप बता दो। मतलब मैचिंग नहीं है ना चक्कर, अब होने को शायद सेल्स फोर्स में भी DevOps डेवलपर का भी होता है, उसमें भी कुछ हाँ होता है। मतलब अगर आप सेल्स फोर्स में जाते हो, कहीं ना कहीं आप DevOps यूज कर रहे हो। हाँ। जैसे मैं आपने बताया था एक चीज, जब डिप्लॉयमेंट करते हो तो DevOps का यूज होता है। तो अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो तो मैं DevOps का आइडिया होगा, मैं थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि यार ये DevOps के थ्रू कैसे हम डिप्लॉय करते हैं चीज़ों को। तो जब मैं पहले एक्सेंचर में था तो मैंने DevOps का यूज़ किया है। हम DevOps के थ्रू लाइक कुछ भी चेंजेस होते थे, कोड चेंज, उसको डिप्लॉय करते थे प्रोडक्शन में। अच्छा, तो एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, अगर कोई DevOps में जाना चाहता है तो 5 ईयर बाद पैकेज कितना अच्छा हो जाएगा? देखो अभी इंडिया में जो स्टार्टिंग पैकेज है वो आप मान के चलो 4 मैं अपर साइड पे बोल रहा हूँ, बट 4 मान लो आप, ठीक है। तो 5 साल में इजीली आप इसका 5 to 6 टाइम्स एटलीस्ट करना चाहिए आपको, और हो भी जाएगा इजीली 5 साल बाद, ठीक है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट नहीं डाले हैं, आपको चीज़ें थोड़ी सी आती हैं, सिस्टम समझ में आता है, आपका इतना हो जाएगा। आप थोड़े अगर अच्छे रिसोर्स हो तो आप ये मान के चलिए कि आप मतलब 8 टाइम्स तक भी जा सकते हो इजीली, मतलब है रिक्वायरमेंट, लोग देते हैं पैसे। ओके, हमारी ऑडियंस के लिए फाइनल एडवाइस क्या रहने वाली है सिर्फ की, कि अगर कोई DevOps में जाना चाहता है तो आपके क्या सजेशंस रहेंगे, क्या स्टार्ट करना चाहिए, क्या पाथ फॉलो करना चाहिए? ठीक है, तो फाइनल एडवाइस मेरी यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खर्च करिए, कोई कोर्स लीजिए, ठीक है। नहीं है या आप चाहते हो कि आपके पास समय अच्छा खासा है कि भाई समय है मेरे पास, मैं पढ़ सकता हूँ अपने से, तो सबसे बेस्ट वही है, करिकुलम कहीं से डाउनलोड करिए, एक वे फॉरवर्ड आप देखिए कि क्या पाथ है, क्या मुझे पढ़ना है, स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट गिट से ही होगा क्योंकि सोर्स कोड से चेक इन वहीं से चालू होता है, ठीक है। तो गिट से चालू करिए, जेनकिन सीखिए, टेराफॉर्म सीखिए, मतलब बहुत वाइड लेवल पे नहीं, आप बेसिक भी सीख लोगे ना तो आपको इंटरव्यू में बैठने लायक हो जाओगे, है ना। वहां से स्टार्ट करिए और यूडेमी पे जाके कोई भी एक कोर्स ले लीजिए, वो आपको थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करा देंगे, ठीक है। अगर आपको हैंड्स ऑन सीखना है हल्का सा कि प्रोडक्शन में चीज़ें कैसे चल रही हैं, है ना, तो वो आप ले सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैंने बताया ना 4-4 हज़ार के कोर्स कई बार सेल में आते हैं 400 रुपये में, वो आप ले लीजिए, बस इतना मैक्सिमम खर्चा है, इसके अलावा खर्चा नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो,
ठीक है। बट कोई कोई होता है ऐसे, भाई नहीं है मेरे पास कि मुझे ना जब तक एक सेट पैटर्न या सेट पाथ नहीं दिखाया जाए तब तक मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो फिर वही है कि आप किसी का करिकुलम उठाइए, उनसे पैकेज खरीदिए, कोर्स लीजिए, वो कोर्स करिए। बट बात वही है, आप ये देख लीजिए आरओआई मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट उतना किया, क्या उतना रिटर्न मिल रहा है उसमें करने के बाद, वो भी देखना जरूरी है। करेक्ट, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। एंड थैंक यू सो मच शिव भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे इंसाइट्स बताए डेवऑप्स के बारे में, मुझे भी नहीं पता था, हमारी ऑडियंस को भी आइडिया लग गया जो डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, और बहुत सारे हमने इंसाइट्स के बारे में बात किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हाँ, थैंक यू गौरव भाई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस चैनल पे आके कि कुछ लोगों की शायद मैं मदद कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो मैं फाइनल चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं लिंक्डइन का आईडी शिव भाई का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर किसी को डाउट होता है तो शिव भाई से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर शिव भाई के पास टाइम होगा तो इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी दे देंगे। बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए और बेल बटन जरूर दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। जरूर जरूर, वो जरूर करना है आपको।